नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हमारे जो सिलेबस है आरएस प्री में अलग से दिया गया है, मेंस में भी दिया गया है। ये हो गया संवैधानिक संशोधन, इसको हम आज देखेंगे। इसके अलावा संविधान सभा हमने कंप्लीट कर ली है, भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट हो गई है, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद भी हो गई है, संसद भी हो गई है, उच्चतम न्यायालय हो गया है, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया है। इसके बाद अपना राष्ट्रीय एकीकरण भी हो गया है। इसके बाद में जो मुख्य रूप से कमीशन वगैरह हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, कैग हो गया, नीति आयोग, सीबीसी हो गया, इनको हम इसके बाद में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के प्रावधान हमारे संविधान में क्यों दिया गया है। कोई भी संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करती है तो उस समय ये गारंटी नहीं ले सकती कि यह संविधान आने वाले भविष्य में हर समय क्या रहेगा, प्रासंगिक रहेगा। समय के साथ उसमें बदलाव करते रहना जरूरी है ताकि संविधान है वो सभी के लिए प्रासंगिक बनना रहे। इसके लिए कि कोई भी संविधान सभा यह दावा नहीं कर सकती कि उसके द्वारा बनाया गया संविधान सर्वकालिक प्रकृति का है, यानी उस संविधान के सारे प्रावधान भविष्य में सदैव प्रासंगिक रहेंगे। इसलिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे संविधान में ही संविधान संशोधन किस प्रकार से होगा इसके लिए प्रावधान कर दिया। ये प्रावधान कहाँ दिया गया है? ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 368 में, जो संविधान के भाग 20 में है। यह कौन से देश से हमने लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन का जो एक प्रारूप है। संविधान संशोधन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत के संविधान में अगर किसी भी प्रावधान में या तीन चीज़ें होती है किसी भी भाग में, एक कोई नया प्रावधान जोड़ा जाता है, दूसरा पहले से उपस्थित किसी प्रावधान को परिवर्तित किया जाता है, और तीसरा किसी भी प्रावधान को नष्ट किया जाता है, निरसित किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो भारत के संविधान में कोई नया प्रावधान जोड़ना यानी एडिशन करना, किसी वर्तमान प्रावधान में बदलाव करना यानी मॉडिफिकेशन करना, और किसी वर्तमान प्रावधान को समाप्त यानी रिपील करना, ये तीनों ही संविधान संशोधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के संविधान में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं। अनुच्छेद 368 के हिसाब से पूछे तो दो प्रकार से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत से और दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन। लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारे संविधान में तीन प्रकार से संशोधन होता है। एक होता है संसद के साधारण बहुमत से। हमारे संविधान के कुछ प्रावधान उपबंध ऐसे हैं जिनको संसद के साधारण बहुमत से भी परिवर्तित किया जा सकता है। इनको 368 का जो अनुच्छेद है वो प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती। इसके अलावा जो दो प्रक्रियाएं हैं, एक संसद के विशेष बहुमत से और दूसरा संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों से अनुमोदन, इसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो अगर आपसे वैसे पूछे कि भारतीय संविधान को में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो तीन प्रकार से। और अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो दो प्रकार से। अब साधारण बहुमत से कुछ उपबंधों में हम चेंज कर सकते हैं। ये हो गए अनुच्छेद 2, 3 और 4, जो किसी राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य की सीमा को घटाना बढ़ाना, इन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। एक है अनुच्छेद 169, जिसमें अगर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है या उनको हटाना है तो ये साधारण बहुमत से होता है। एक है अनुच्छेद 239 जो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। अगर किसी संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद का सृजन करना है यानी वहाँ पर विधानसभा का सृजन करना है तो वो साधारण बहुमत से होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को परिवर्तित करना, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को परिवर्तित यानी बढ़ाना, क्योंकि घटा तो सकते ही नहीं है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाया था तब बताया था, तो ये भी साधारण बहुमत से होता है। तो ये अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन नहीं है, ये साधारण विधेयकों की तरह विधेयक आते हैं और संविधान में संशोधन हो जाता है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 368 के अनुसार, लिख देता हूँ मैं यहाँ, ये जो दोनों हैं ये हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार।
अब जो संविधान के मैक्सिमम संशोधन होते हैं वो संसद के विशेष बहुमत वाला ये जो पार्ट है इसी से होते हैं। 90% हिस्सा इसी प्रकार से संशोधित होता है। इसके अलावा कुछ वे उपबंध हैं जिनमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों की अनुमोदन, यानी साधारण बहुमत से राज्य के विधानमंडल पारित करेंगे। यहाँ पर विधानमंडलों के अनुमोदन से मतलब उनका विशेष बहुमत नहीं है। ये नहीं है कि राज्य भी उनको 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, नहीं, राज्य साधारण बहुमत से, जबकि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं? ऐसे उपबंध हैं, एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई प्रावधान में चेंजेस करने हैं। दूसरा, अगर अनुच्छेद 368 के अंदर ही कुछ चेंज करना है। अगर संघीय ढांचे से संबंधित, केंद्र राज्यों से संबंधित, कार्यपालिका के विस्तार से संबंधित कोई प्रावधान है उसको चेंज करना है, या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी करनी है, तो इनको आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों से पारित करवाना पड़ेगा। तो ये हो गया कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन होगा, एक साधारण बहुमत से और 2 अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुमोदन साधारण बहुमत से ही किया जाएगा। अब है संविधान संशोधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ। जब मैंने आपको संविधान संशोधन विधेयक बताया था वहाँ बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में इनको लाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति है उसकी पूर्व सहमति चाहिए या नहीं चाहिए? इसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति नहीं चाहिए। एक सदन में लाया गया तो वहाँ पर इसको कहाँ से? विशेष बहुमत से पारित करवाया जाएगा, विशेष बहुमत दोनों सदनों से। अब विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और दूसरा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इनमें से जो ज़्यादा होगा वो हमें करवाना है। या तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो, आधे से ज़्यादा हो, और या फिर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब मतदान कई बार क्या होती है, कई दल होते हैं वो मतदान में भाग नहीं लेते हैं, या मतदान के समय कुछ सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनकी संख्या इनमें नहीं गिनी जाती है। जो सिर्फ उपस्थित होंगे और मतदान भी करेंगे उन कुल वोटों का 2/3 बहुमत है वो प्राप्त होना चाहिए। अब जैसे ही एक सदन में पास हो गया तो दूसरे सदन के पास जाएगा। अब अगर दोनों सदनों में किसी प्रकार का गतिरोध हो जाता है तो वहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जैसे कि साधारण विधेयक में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुला सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की, जिसमें वो विधेयक साधारणतः पारित हो जाता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में ऐसा नहीं होगा। अब अगर मान लो दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने इसको पारित कर दिया तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा? राज्यों के पास, स्टेट्स के पास। फिर आधे से ज़्यादा राज्यों के विधानमंडल अभी कितने हैं? 28 है, 8 अपनी कितनी है? यूटी है, उनके विधानमंडलों से। अब राज्यों के विधानमंडलों से लिखा हुआ है, यूटी में जो एक पुदुचेरी है, दिल्ली है और जे&के है, इन तीनों में भी विधानसभा है, लेकिन इन तीनों की विधानसभा में नहीं जाएगा। केवल और केवल जो 28 राज्य हैं उनकी विधानसभा में जाएगा, और इनमें से 14 राज्यों का अनुमोदन जरूरी है। अनुमोदन साधारण बहुमत से होना चाहिए। कितने समय सीमा दी गई है इसके लिए? इसके लिए कोई समय सीमा है वो संविधान में नहीं दी गई है। जब राज्यों का मन करेगा तब वो अपने विधानमंडल से इसका अनुमोदन करवा देंगे। इसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा हस्ताक्षर होने के लिए, और राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। तो ये है संविधान संशोधन प्रक्रिया के विभिन्न चरण। अब हम देखते हैं कि संविधान संशोधन की दृष्टि से भारतीय संविधान है वो कठोर है या लचीला है। तो इसमें हम 2 संविधानों से तुलना करते हैं अपने भारत के संविधान की। एक है ब्रिटेन
और दूसरा है यूएसए यानी अमेरिका। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो विकसित संविधान है। वहाँ कोई भी कानून जब उनकी संसद पास करती है तो संविधान की तरह ही ऐड होता रहता है। तो वहाँ पर संविधान संशोधन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। जिस प्रकार से साधारण कानून पास होते हैं उसी प्रकार से वो अपने पिछले किसी भी कानून में बदलाव कर सकते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान है वो अत्यंत लचीला है, जबकि यूएसए का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, वो बहुत ही कठोर है। इसमें अभी तक 26-27 ही संशोधन हुए हैं। और उसमें जैसे भारत में क्या है, भारत में है कि आधे से ज़्यादा आधे राज्य विधानमंडलों से पारित होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर 3/4 राज्यों से पारित होना चाहिए। और वहाँ पर जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो राज्यों के विधानमंडलों में भी शुरू की जा सकती है। तो ये बहुत ही कठोर प्रक्रिया है जिसको सामान्यतः नहीं बदला जाता। भारत में क्या है, भारत में इन दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने दोनों पर विचार करते हुए, हमारे देश की परिस्थितियों को देखते हुए, हमारे संविधान में संविधान संशोधन का नियम है वो अनुच्छेद 368 में दे दिया कि अगर कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि वो संविधान संशोधन होने योग्य है और जनता जनार्दन का उनको साथ है। लेकिन अगर 2/3 बहुमत आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो किसी संविधान को संशोधित करने के लिए, प्रावधान को संशोधित करने के लिए, तो आप वो संशोधन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में केंद्र की स्थिति प्रांतों की तुलना में मजबूत है, क्योंकि हमारा संविधान संशोधन विधेयक है वो संसद में ही लाया जा सकता है। राज्य है वो संविधान संशोधन विधेयक की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं। राज्यों के पास सिर्फ अनुमोदन के लिए जाएगा, और वो भी कितने राज्य, सिर्फ आधे राज्य, 14 राज्य अगर उसको पास कर देंगे, 14 अगर ना भी करें तो भी वो संविधान संशोधन है वो पारित माना जाएगा, वो लागू हो जाएगा। संसद के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के प्रत्येक हिस्से में संसद है वो संशोधन कर सकती है। संविधान का मूल ढांचे का जो सिद्धांत है ये केशवानंद भारती केस के बाद आया था। मूल ढांचे को छोड़ करके संसद है वो संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। और भारत में स्विट्जरलैंड की तरह संविधान संशोधन के लिए किसी प्रकार का जनमत संग्रह नहीं करवाया जाता है। सिर्फ सदनों में अगर विशेष बहुमत से पारित हो गया और राज्यों ने उसको पारित कर दिया तो वो संविधान संशोधन लागू हो जाता है। किसी प्रकार के जनमत संग्रह का प्रावधान नहीं है। तो ये है हमारे भारतीय संविधान का संशोधन के मामले में कठोर और लचीला होना। अब इस जो संविधान संशोधन है इसकी कुछ आलोचक आलोचनाएं करते हैं कि जो हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में है। कुछ तो ये बोलते हैं कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि प्रांतों की तुलना में केंद्र की स्थिति मजबूत है। संघवाद वही है कि प्रांत है वो आपसी समझौतों से एक संघ का निर्माण करते हैं, लेकिन हमारे भारत संघ का निर्माण ऐसे नहीं हुआ है। हमारे भारत में एक विशेष तरह का संघवाद है, तो ऐसा नहीं है कि वो संघवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है। दूसरा है कि दोनों सदनों में अगर गतिरोध होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है और विधेयक रद्द हो जाता है। अगर कोई अच्छा संविधान संशोधन विधेयक लाया जा रहा हो लेकिन अगर दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया तो वो फिर किसी भी हालत में पारित नहीं होगा, वो रद्द हो जाएगा। तीसरा है कि राज्यों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक के अनुमोदन के लिए किसी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो हो सकता है राज्यों के पास पड़ा रहे, राज्य उनका अनुमोदन करे ही नहीं, और जब तक 14 राज्य उसका अनुमोदन नहीं करेंगे वो लागू नहीं होगा। तो ये है आलोचनाएं। अब हम देखते हैं इसका महत्व क्या है संविधान संशोधन का। एक है कि संविधान की गतिशीलता बनी रहती है और बदलते समय के साथ संविधान है वो प्रासंगिक बना रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ अब जैसे हमारे संविधान में आज तक कितने संशोधन हो गए, 106 संशोधन हो गए, जो 2023 में हुआ था लास्ट। अगर मान लो ये 106 संशोधन नहीं हुए होते तो अभी तक हमारा संविधान है वो जड़ हो गया होता, एक तरह से संपत्ति का अधिकार नहीं हटता। तो जो शुरुआती चरण में हमारे देश का विकास होना था, लोगों को न्याय मिलना था, वो नहीं मिल पाता और संविधान निरर्थक हो जाता। तो इसलिए संविधान की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए उसमें समय समय पर आवश्यकता अनुसार संशोधन जरूरी होते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यद्यपि एक कानूनी प्रकृति का कार्य है, लेकिन कानून से भी ज़्यादा इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व है। अब ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व किस प्रकार से है ये हम देखते हैं कि एक तो अगर संविधान संशोधन के माध्यम से हम कोई भी नियम कानून लागू करते हैं
तो वो शांतिपूर्ण तरीके से लागू हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास हमें लोगों को द्वारा देखने को नहीं मिलता है। इसके कारण भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन शांति के साथ संपन्न हो जाते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से देखने को मिले? एक तो 86वां संविधान संशोधन हमने किया, इसमें शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। 106वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट किया है, इसमें जो महिला आरक्षण दिया गया है 1/3 संसद में, ये समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए एक बड़ा कदम है। अर्थव्यवस्था में देखें तो 101वें संविधान संशोधन से जो जीएसटी है उसको लाया गया, एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा है उसको अपनाया गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन वाला है वो भी चल रहा है। तो ये आराम से अर्थव्यवस्था में जो भी मूल परिवर्तन करना होता है उसको हम कर सकते हैं। एक है राजनीतिक परिवर्तन कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर निकाय में चुनाव की व्यवस्था करवाई गई, उनको कुछ विषय दिए गए। तो इस प्रकार से जो भी हम संविधान संशोधन करते हैं वो हमारे देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ढांचा जो है उसमें भी परिवर्तन लाता है और एक सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये है संविधान संशोधन का महत्व। अब हम देखते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है। मूल ढांचे का सिद्धांत कब आया, कैसे आया, हमारे संविधान में कहाँ ये चीज़ लिखी हुई है। मूल ढांचे का संविधान है ये सिद्धांत है, ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ये न्यायिक निर्णयों और न्यायपालिका की देन है। जब न्यायालय ने न्यायिक व्याख्याएं की है, संविधान की व्याख्याएं की है, तो उसमें ये उभर कर आया है, इसका विकास हुआ है। इसका संविधान संशोधनीयता से संबंध है कि संविधान में संशोधन किस स्तर तक कर सकते हैं, उसका संबंध संविधान के मूल ढांचे से है। अनुच्छेद 13(2) में लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो, उनको कम करती हो या समाप्त करती हो। अगर कोई ऐसी विधि है तो वो उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसी के आधार पर जब भारत का संविधान लागू हुआ, शुरू में कुछ आर्थिक सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने के लिए, भूमि सुधार के लिए सरकार ने कुछ ऐसे कानून बनाए जिनसे कुछ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत हुआ। फिर मामले न्यायालय में आए और न्यायालय ने अपने निर्णयों के आधार पर और समय समय पर अपने निर्णयों को बदलते हुए भी संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा इसको विकसित किया। कैसे कैसे हुआ वो हम समझते हैं। इसके आधार पर भारत में मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता से संबंधित वाद विवाद जन्म लेता है। सबसे पहला केस आया शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है और वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। दूसरा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965। इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तटस्थ रहा कि संशोधन कर सकती है। तीसरा आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें 11 जजों की बेंच थी, उसमें 6-5 से निर्णय दिया कि संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो अनुच्छेद 13(2) में जो विधि की परिभाषा है उसमें शामिल होती है और वो मौलिक अधिकारों को शून्य या समाप्त या किसी सीमा तक कम है वो नहीं कर सकती है। इसके बाद में क्या किया, इंदिरा गांधी सरकार ने जो गोलकनाथ वाला निर्णय था इसको पलटने के लिए या इसके प्रतिरोध में 24वां और 25वां संविधान संशोधन 1971 है वो पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 13 है उसमें संशोधन किया गया, जिसमें लिखा गया कि अनुच्छेद 368 के अनुसार अगर कोई विधि पारित होती है तो वो 13(2) की विधि में शामिल नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 368 में लिखा गया कि अगर इससे कोई विधि पारित होती है तो वो 13(2) के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं होगी। और अनुच्छेद 39 ख और ग जो क्या है, हमारे समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, जो धन का एक जगह केंद्रीकरण है उसको रोकते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके पक्ष में अगर कोई विधि बनाई जाती है तो वो क्या है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से असंगत नहीं होगी। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 विवाद आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24वां संविधान संशोधन है वो वैध है। संसद है वो संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के आधार पर, लेकिन वो
इसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ केशवानंद भारती मामला है 1973, यहीं से संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो अस्तित्व में आया। अब इसमें संसद सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि हम संविधान के जो मूल ढांचे है उसको बता रहे हैं कि उसमें कौन से तत्व हैं और ये निःशेष हैं। निःशेष में एक बार लिख सकता देता हूँ कि अगर कोई मेंस में प्रश्न लिखना हो आपको, निःशेष मतलब ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुए हैं, बाद में भी इनमें कुछ चीज़ें वो जोड़ी जा सकती है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता हो गई, कानून का शासन हो गया, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य हो गया, संघात्मक व्यवस्था है, संसदीय लोकतंत्र है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति है और शक्तियों का पृथक्करण आदि। ये क्या है? संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं। ये नहीं है कि कल को संघात्मक व्यवस्था के स्थान पर आप राज्य हैं उनको बिल्कुल ही खत्म कर दो, संघात्मक व्यवस्था कुछ बचे ही नहीं। संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर आप अध्यक्षीय प्रणाली को ले आओ, ये भी आप नहीं कर सकते। पंथ निरपेक्षता है, लोकतंत्र है, इन सबको बचाए रखना है, ये मूल ढांचा है, इनमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद मूल ढांचे के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी करते हैं विद्वान। तो वो आलोचनाएं किस प्रकार की है इसको हम देखते हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि ये संविधान की गतिशीलता के विरुद्ध है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को संविधान का मूल ढांचा घोषित कर देंगे तो फिर संसद उनमें संशोधन नहीं कर सकती और संविधान की जो गतिशीलता है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके कारण एक लंबी अवधि में संविधान के कुछ हिस्से अप्रासंगिक हो सकते हैं और हमें धीरे धीरे संविधान को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। तो न्यायालय ने जो संविधान की सर्वोच्चता का मूल ढांचा घोषित किया है, न्यायालय ने बोला है कि संविधान की सर्वोच्चता है वो मूल ढांचा है, तो अपने आप में ही संविधान के खिलाफ है। क्योंकि न्यायालय ने क्या किया है कि संविधान के कुछ उपबंधों को तो मूल ढांचा घोषित कर दिया और कुछ को सामान्य रहने दिया। तो इसमें संविधान में ही आपस में विरोधाभास कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा संविधान ही सर्वोच्च है। ये नहीं है कि उसके कुछ प्रावधान है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ प्रावधान है वो कम इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा संविधान है वही इम्पोर्टेंट है। इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान के कुछ हिस्से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ हिस्से कम महत्वपूर्ण हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण संविधान ही महत्वपूर्ण एवं सर्वोच्च है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है उसमें यह दिया गया है कि अगर ऐसा कोई मूल ढांचे का प्रावधान हमारे संविधान सभा के सदस्य करना चाहते होते तो उसे अनुच्छेद 368 में लिख देते। इतनी तो उनकी भी दूरदृष्टि थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि बाद में प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 368 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, उन पर कोई सीमा आरोपित नहीं की जा सकती। तो ये इसका भी क्या है, एक तरह से उल्लंघन है अनुच्छेद 368 का ही। अब इसका देखते हैं हम महत्व की। आलोचनाएं तो हो गई, अब इसका महत्व क्या है। जितनी आलोचनाएं हैं उतना ही हमें महत्व देखने को मिलेगा। महत्व है कि मूल ढांचे का सिद्धांत है ये उन विशेषताओं की रक्षा करने का प्रयास करता है जो संविधान के लिए चिरकालिक या स्थायी महत्व है। और जैसे लोकतंत्र हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गई, पंथ निरपेक्षता हो गई, ये चीज़ें क्या है, ये स्थायी रहनी है हमेशा तक, जब तक कोई बहुत ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन ना हो जाए। तो इनकी रक्षा करने के लिए ये मूल ढांचा इसके लिए ज़रूरी है। और सिद्धांत पे क्या होता है कि जो सत्ताधारी दल है, जिसको लोकसभा में भी पूर्ण बहुमत मिला हुआ है और बाई चांस अगर उसको राज्यसभा में भी पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, तो वो इसका दुरुपयोग कर सकता है। तो इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए और संविधान को नष्ट होने से बचाने के लिए इस संविधान के मूल ढांचे का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कि न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 368 है वो संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, ना कि संविधान को बदलने की या संविधान को नष्ट करने की। जैसा कि कोई बाग है उसमें हमने माली रखा है पेड़ों की देखरेख के लिए, तो उसको ये तो शक्ति है कि वो पेड़ों की कुछ टहनियों को काट छाट कर सकता है, उनको सही कर सकता है। कोई लटक रही है तो उसको ऊपर करके बांध सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके मन में आया कि ये सारे पेड़ काट दो, हम यहाँ पर नए पेड़ लगाएंगे, ऐसा नहीं है। तो यही शक्ति संसद को दी गई है। वो संविधान में संशोधन तो कर सकती है, अनुच्छेदों में थोड़े बहुत काट छाट तो कर सकती है, लेकिन ये नहीं है कि पूरा का पूरा संविधान का स्वरूप ही चेंज कर दे या उसको नष्ट कर दे। तो इसलिए इसका महत्व है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो सीमित है, असीमित नहीं है।
अब इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ महत्व हैं, तो मूल्यांकन क्या होगा। तो मूल्यांकन में है कि सैद्धांतिक दृष्टियों से ये अनेक कमियों का शिकार लगता है, लेकिन इसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। इसने संविधान की मूलभूत विशेषताओं के संरक्षण में भी सहायता दी है और भारत में एक सजग और जिम्मेदार न्यायपालिका है। ऐसा तो है नहीं कि ऐरा गैरे कुछ भी निर्णय देती रहती है न्यायपालिका। न्यायपालिका बहुत सोच समझकर और समाज से और संविधान सम्मत ही निर्णय देती है। तो न्यायाधीशों ने विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया है और जो भी मामले आए हैं, ऐसा नहीं कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो उसी को भी मूल ढांचा बना दिया, कल को कुछ और गया उसको भी मूल, ऐसा नहीं है। जो उनको प्रतीत होते हैं कि इसको मूल ढांचा घोषित किया जाना चाहिए, उसी को वो मूल ढांचा घोषित करती है, बाकी संशोधन में वो हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये हो गया इसका मूल्यांकन। अब हम देख लेते हैं कि आज तक 106 संविधान संशोधन हुए हैं। तो 106 के 106 संविधान संशोधन हमें पढ़ने भी नहीं हैं, हमारे एग्जाम की दृष्टि से सारे संविधान संशोधन महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी अगर आपको पढ़ने हो तो हम नेट पर पूरा सीरियली आपको चैट जीपीटी वगैरह में दिखा देगा, वहाँ पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ मूल संशोधन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तक टोटल कितने हुए हैं? 106। सबसे महत्वपूर्ण है पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था। इसमें भूमि सुधार कुछ कानून बने थे, उनके लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या है कि अगर उसमें हम किसी अधिनियम को डाल देंगे तो वो न्यायिक समीक्षा से परे होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें वही है कि अगर कोई विवाद अगर केशवानंद भारती मामले के बाद का है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 9वीं अनुसूची में डालने से काम नहीं चलेगा। तो 31 कै में संशोधन किया गया, जिसमें लिखा गया कि भूमि सुधार कानून और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित जो कानून हैं उनको इस आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा कि वो 14-19-31 का उल्लंघन करते हैं। 9वीं अनुसूची बनाई गई, उसमें अधिनियम चला गया, वो न्यायिक समीक्षा से परे हो जाएगा। 19(2) में जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध है, उसमें 3 चीज़ें और जोड़ी गई। लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है वो खराब नहीं होने चाहिए, ऐसी अभिव्यक्ति आपको नहीं करनी है। 19(6) में भी जहाँ पर व्यवसाय की स्वतंत्रता के युक्तियुक्त प्रतिबंध है, वहाँ पर लिखा गया कि सरकार द्वारा किसी व्यक्तियों को कोई व्यवसाय करने के लिए जिस पे सरकार का नियंत्रण है या सरकार वो खुद व्यवसाय पर एकाधिकार रखती है, तो उसके लिए उसने पूर्णतः या भागतः रोक सकती है। जैसे शराब बेचना हो गया, तंबाकू की खेती हो गई, तो ये सबको इसका करने की अनुमति नहीं है, ये इसमें जोड़ा गया। इसके बाद हुआ 24वां संविधान संशोधन जो गोलकनाथ के मामले को पलटने के लिए हुआ था। उसमें 13(2) में ये लिखा कि 368 से पारित कानून है वो 13(2) के अनुसार जो विधि की परिभाषा दी गई है उसमें शामिल नहीं होंगे। 368 में ये लिखा कि संसद वो किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है। 368(3) में वही बात लिखी कि अनुच्छेद 13 की कोई बात है वो इस पे लागू नहीं होगी, ये अलग से विधि है। 368 का शीर्षक है वो भी 24वें संविधान संशोधन से चेंज किया गया। पहले इसका शीर्षक था कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बाद में इसका शीर्षक बनाया गया कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अब संसद की शक्ति है इसको इसमें ऐड कर दिया गया। 368(2) में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, ये इसमें मेंशन किया गया। तो ये है 24वां संविधान संशोधन। इसके बाद 25वां हुआ, इसमें अनुच्छेद 31(2) है जो संपत्ति के अधिकार का नियम है कि अगर हम किसी संपत्ति का अधिग्रहण करते हैं तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये प्रतिकर वर्ड था, इसको हटा करके रकम एक अमाउंट जो संसद निर्धारित करेगी वो दी जाएगी, ना कि फुल कंपनसेशन। और ये रकम है ज़रूरी नहीं कि नगद राशि में दी जाए, ये सरकारी प्रत्याभूति के रूप में भी या बॉन्ड के रूप में भी दी जा सकती है। 31(ग) है उसको ऐड किया गया कि अनुच्छेद 39 के अनुसार अगर कोई विधि बनाई जाती है हमारे नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 39 में उनको लागू करने के लिए, तो वो 14-19-31 का उल्लंघन नहीं होगी। इसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसको हम लघु संविधान भी बोलते हैं। इस पर बहुत एक संविधान का पुनरीक्षण हुआ था पूरे संविधान का, और संविधान में काफ़ी परिवर्तन किए थे। लगभग
35 या 37 अनुच्छेदों में परिवर्तन हुए थे, या अभी मुझे पता नहीं 53 थे कितने। तो इसमें एक तो जो हमारी प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। दूसरा, निःशुल्क कानूनी सहायता, पर्यावरण या वन्य जीवों का संरक्षण, ये नीति निर्देशक तत्व है वो जोड़े गए। मूल कर्तव्य है 51 के अनुच्छेद में वो जोड़े गए। और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा, कोई भी विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, ये जोड़ा गया। और जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन के लिए सीटों का व्यवस्था की गई है कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, उनका निर्धारण 1971 की जनसंख्या के अनुसार होगा वर्ष 2000 तक, जब जब वहाँ पर परिसीमन आयोग बनेगा। और जो संसद, ये जो लोकसभा और राज्य विधानमंडल थी, उनकी अवधि है वो 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दी गई। भाग 4 में शामिल नीति निर्देशक तत्वों के लिए अगर कोई भी विधि बनाई जाती है, पहले क्या था 25वें में कि अगर सिर्फ अनुच्छेद 39 के लिए सिर्फ समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अगर कोई विधि बनाते हैं तो वो 14, 19, 31 से असंगत नहीं होगी। लेकिन 42वें में लिख दिया कि अगर कोई भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए हम कोई भी विधि बनाते हैं तो वो इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि वो 14, 19, 31 का उल्लंघन कर रही है। अब 14, 19, 31 में अनुच्छेद ही बोल रहा हूँ, ये तो आप नॉर्मली समझ ही रहे होंगे। इसके बाद में ये संशोधन किया गया कि अनुच्छेद 352 और 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करता है तो उसको ये उद्घोषणा स्वयं करने की है, ये नहीं है कि उसे मंत्रिपरिषद की सलाह की ज़रूरत है। और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया, कुछ राज्य सूची में नए विषय जोड़े गए और कुछ राज्य सूची के विषय थे वो निकाल करके समवर्ती सूची में जोड़े गए। ये था 42वां संविधान संशोधन के कुछ मुख्य प्रावधान। इसके बाद आया 44वां संविधान संशोधन, जिसने 42वें संविधान संशोधन के उन निर्णयों को पलट दिया वो जो दरअसल संविधान के असंगत थे। एक तो इसमें सबसे बड़ा काम हुआ कि संपत्ति के मौलिक अधिकार का निरसन कर दिया। जो सभी मूल समस्याओं की जड़ था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके अनुच्छेद 300 कै में उसको एक विधिक अधिकार बना दिया। निवारक निरोध से संबंधित कुछ प्रावधान किए थे जो मैंने आपको मौलिक अधिकारों में बताए थे, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हो पाए क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि वो एक अधिसूचना निकालकर इनको जारी करेगी, लेकिन अधिसूचना निकालने से पहले ही उनकी सरकार गिर गई थी। इसने एक संशोधन किया अनुच्छेद 75 में कि मंत्रिपरिषद को एक बार विधेयक पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकता है, लेकिन अगर फिर से मंत्रिपरिषद वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा देती है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। यानी इससे पहले 42वें में क्या था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44 में एक बार पुनर्विचार करने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई कि वो एक बार उसको संसद को लौटा सकता है। वापस से लोकसभा और राज्य विधानमंडलों की जो समयावधि है उसको 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को लिख दिया गया और इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होगी राष्ट्रपति को, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 358 और 359 में परिवर्तन किया गया। 358 में है कि जब अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो अनुच्छेद 19 है उसका स्वतः निलंबन हो जाएगा, लेकिन बाद में इसमें चेंज किया कि केवल और केवल अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध की घोषणा के अनुसार आपातकाल लगता है तो 19 का निलंबन होगा, नहीं तो सशस्त्र विद्रोह में अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। 359 में है कि राष्ट्रपति एक सूचना जारी करके या आदेश निकाल करके किसी भी अन्य मौलिक अधिकार को उस समय निलंबन कर सकता है आपातकाल के दौरान, लेकिन इसमें भी लिख दिया कि अनुच्छेद 20 और 21 के जो मौलिक अधिकार हैं उसका उल्लंघन राष्ट्रपति है वो आदेश निकाल के भी नहीं कर सकेगा। पहले ये था कि अनुच्छेद 352 के अनुसार जो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बाद में इसे लिख दिया कि ये इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ राजीव गांधी सरकार में 1985 में। दल बदल कानून लाया गया जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें वही है कि 2/3 सदस्य है
वही अगर शुरू में 1/3 थे लेकिन बाद में इसमें फिर से संशोधन हुआ, तो अगर 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में मिलते हैं तो उसको विलय माना जाएगा, नहीं तो सबकी सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी और ऐसे सदस्य मंत्री बनने के योग्य भी नहीं होंगे। 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वें में पंचायती राज ग्रामीण स्तर की संस्थाएं और 74वें में नगर निकायों का चुनाव था, इनको जोड़ा गया। 73वें से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय थे जिन पर नगर निकायों को कार्य करने की आज़ादी है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो फिर अनुच्छेद 45 है जो नीति निर्देशक तत्व हैं, पहले ये उसमें था, अब फिर उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा का प्रयास है वो राज्य करेगा, ये लिख दिया गया। 51 कै में लिखा गया कि माता पिता या संरक्षक अपने पालित या बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हैं उनको शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो यह था 86वां संविधान संशोधन 2002। 51वां संविधान संशोधन 2003 है, ये भी मेन है। यहाँ पर जो मंत्रियों की संख्या है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी और इसमें लोकसभा है यानी संसद है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री इंक्लूडेड है 15% में, और राज्य विधानमंडल है तो वहाँ पर मुख्यमंत्री 15% में इंक्लूडेड है। 99वां संविधान संशोधन 2014 NJSC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसे हमारी न्यायपालिका ने रद्द कर दिया, तो इसका कोई अभी वर्तमान में ये जारी नहीं है लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछ लेते हैं। और जो लेटेस्ट है 106वां संविधान संशोधन 2023 जिसमें संसद में 1/3 महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई है, 2026 के बाद लागू होगा। तो ये थे हमारे मुख्य मुख्य संविधान संशोधन। तो ये संविधान संशोधन का टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करके इसको सब्सक्राइब कर देना। कल हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, हम इंडियन पॉलिटी है उसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे, उसके बाद RS का या स्टेट पॉलिटी या जियोग्राफी जो भी है देखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल के लेक्चर में।